स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED या BTC फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 60 प्रश्नों को लेकर के बात की गई थी। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बताए जा रहे हैं, ये पार्ट 4 तक की जाएगा और पार्ट 4 में सभी प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसे आप DLED फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ CTET, UP टेट या अदर स्टेट के जो भी टेट होते हैं उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। तो CDP में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो CDP में बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से ही आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहाँ पर आपको हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, कंप्यूटर साइंस, इन सभी से रिलेटेड वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को, पार्ट 3 को, क्वेश्चन नंबर 61 से। तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 61 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 62 है, SCERT का पूरा नाम बताइए। SCERT का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसको हिंदी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहेंगे, जबकि इंग्लिश में होगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, अगर हम बात करते हैं SCERT की। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, NCERT का पूरा नाम बताइए। तो इसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। हम अगर बात करें NCERT की, तो NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक स्वायत्त संस्थान है, जिसका गठन 1 सितंबर 1961 यानी 1961 को हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का गठन वर्ष पूछा है, ये है 1981 में SCERT का गठन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 65 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक स्वायत्त संस्थान है, जिसका गठन 1 सितंबर 1961 को हुआ, 1961 में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो घुमा के भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का फुल फॉर्म बताइए, या फिर NCERT का गठन वर्ष क्या है। प्रश्न नंबर 66 यानी 66 है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। 66 है, SCERT कहाँ है? तो SCERT मैंने बताया था स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपका लखनऊ में है। इसका गठन वर्ष है 1981 यानी 1981। क्वेश्चन नंबर 67 है, NCTE यानी NCTE का पूरा नाम क्या है? तो NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई वो 24 अगस्त 1994 यानी 1994 को हुई। यहाँ पर हिंदी में दिया NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, इसका पूरा फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। यहाँ पर दिया CMAT का पूरा नाम क्या है? तो CMAT का पूरा नाम राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है।
क्वेश्चन नंबर 69 है सीमैट का गठन कब हुआ? तो सीमैट का गठन 1955 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो मैंने अभी बताया था इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसकी डेट मैंने 24 अगस्त 1994 बताई थी, जो कि सही थी। ठीक है, यहाँ पर जो गठन वर्ष है वो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई, यानी मानी जाती है 1994 से 1995 के बीच, तो उसी के उस पर इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72 है सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की, तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप है जिसके अंतर्गत अर्थात छोटी कक्षा को थोड़े समय पढ़ाना होता है, अर्थात कक्षा शिक्षण का लघु रूप होता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की, तो सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। जब भी आप माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। आप जब भी क्लास लेते हैं, अगर हम बात करें पाठ्य योजना की, लेसन प्लान के, तो उसमें आप 30 मिनट के लिए क्लास लिखते हैं, लेकिन अगर आप सूक्ष्म शिक्षण के लिए बनाते हैं या फिर सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत बच्चों को टीचिंग देते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 से 6, 7, 8 ऐसे ही टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, और मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा का नहीं होता। तो यहाँ पर उद्देश्य पूछे हैं, तो इसमें पहला है प्रशिक्षु को शिक्षण कौशल में निपुण करना, दूसरा है छात्रों में नवीन कौशलों का विकास करना, तीसरा है प्रशिक्षु को अनुशासित करना। ठीक है, तो इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 73 यानी 73 है सूक्ष्म शिक्षण के चरण यानी स्टेप्स के नाम बताइए। तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स पूछे हैं कि कितने स्टेप्स होते हैं, तो 6 स्टेप्स यानी 6 चरण सूक्ष्म शिक्षण के देखने को मिलते हैं। पहला होगा प्लानिंग यानी योजना बनाना, दूसरा है शिक्षण कार्य यानी जो पाठन क्रिया होती वो करेंगे, उसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा, फिर जो चौथा पॉइंट आएगा वो पुनः योजना बनाना। ठीक है, उसके बाद जो 5th पॉइंट आएगा वो पुनः शिक्षण होगा, 6th पॉइंट पुनः फीडबैक। तो इस तरह से 6 चरण देखने को मिलते हैं माइक्रो टीचिंग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में शिक्षण की कई सारी परिभाषाएं बताई हुई हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियाँ होंगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। यानी हम कह सकते हैं कि सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देश के रूप में या निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 75 है शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण के कई सारे उद्देश्य हैं। पहला है मानसिक क्षमता का विकास करना, दूसरा है क्रियाशीलता का विकास करना, बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना, बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्म अनुभूति करने के योग्य बनाना। ठीक है, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों का विकास करना, छात्रों की क्रियात्मक पहलू का विकास करना, छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना। तो इस तरह से कई सारी इसके उद्देश्य हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 76 है शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर दिया है शिक्षण की 2 विशेषताएं। पहला है शिक्षण जो होता है वो सुनियोजित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शिक्षण प्रजातांत्रिक यानी प्रजातंत्रीय होना चाहिए, और इसके अलावा भी कई सारे जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए, शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए, शिक्षण जो है वो प्रगतिशील होना चाहिए, शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक योग्य होना चाहिए, शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, जो कि मैंने बताया है। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षण की कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर
77 यानी 77 है। शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो ये बालक के ज्ञान, बोध या अधिग्रहण से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 78 यानी 78 है। संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो इसके पिछले वीडियो मैंने बताया था कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। यहाँ पर दिया है एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अथवा दिया है चेतन तथा अचेतन या दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। तो ये हो गई परिभाषा। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में कई सारी परिभाषाएं बताई थी। 79 प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 79 है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर दिया है संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान एवं सही अर्थों में समझने तथा प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। मैंने बताया था संप्रेषण दो प्रकार का होता है, एक तरफा और दो तरफा। एक तरफा में क्या था कि एक तो सेंडर होगा, दूसरा मैसेज, तीसरा रिसीवर। जबकि दो तरफा में क्या होगा कि एक तो सेंडर होगा, दूसरा मैसेज, तीसरा रिसीवर और चौथा जो है वो जवाब, यानी जो अपना मैसेज रिटर्न करेगा वो होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 80 है, यानी क्वेश्चन नंबर 80 है, व्यक्तिक संप्रेषण के दो लाभ बताइए। तो व्यक्तिक संप्रेषण के दो लाभ पूछे हैं। पहला है ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है उचित भाषा एवं उचित उच्चारण। ठीक है। यहाँ पर आप व्यक्तिक संप्रेषण के लिख लीजिएगा, घटक भी हो सकते हैं। अगर जो घटक होते हैं संप्रेषण के, अगर वो होंगे प्रभावशाली घटक, तो उसका भी व्यक्तिक संप्रेषण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके लाभ में आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। इसके मैंने जो 11 सूत्र थे उनको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ से आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर दो पूछा है, तो यहाँ पर पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कई सारे शिक्षण सूत्र हैं, 11 हैं, मैंने बताया थे, आप पिछले वीडियो से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। अगर हम बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र की, तो इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक जो भी कुछ पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। जैसे बच्चे को जोड़ बताना है तो उन्हें गिनती बताते हुए ही जोड़ को बताएंगे आप। ठीक है। इस तरह से ये मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो प्रयोग, प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि ये आपकी सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि मानी जाती है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। प्रश्न नंबर 84 है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बात की हुई है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। चूँकि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको एक लाइन में ही उत्तर लिखना होता है। प्रश्न नंबर 85 है, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है, क्योंकि जो बालक होता है वो चीज़ों को खोजता रहता है, खुद से करके चीज़ों को सीखता है। इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो आर्मस्ट्रांग है, अन्वेषण विधि की अगर बात की जाए। प्रश्न नंबर 86 है, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। अगर आप बात करते हैं आगमन विधि की, तो इसमें सबसे पहले आप बच्चों को उदाहरण देंगे, उसके बाद तथ्यों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 87 है, दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान निम्न हैं। यहाँ पर दिया है, पहला पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री। दूसरा पॉइंट है व्यवस्था करना। तीसरा है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। तीसरा है नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण।
चौथा है अभ्यास, पांचवा है अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना और छठा पॉइंट है प्रयोग। तो इस तरह से ये हैं दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान। प्रश्न नंबर 88 यानी 88 है रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है। तो यह शिक्षा का शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। यानी कह सकते हैं कि रुचिपूर्ण शिक्षण में छात्रों की रुचियों के आधार पर ही शिक्षण व्यवस्था की जाती है। प्रश्न नंबर 89 यानी 89 है रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला है रटने की अपेक्षा सिखाने पर अधिक बल। दूसरा पॉइंट है सीखने को आनंदमयी बनाना या रोचक बनाना। चौथा है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है ह्रास एवं अवरोध को रोकना, यानी अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। तो इस तरह से रुचिपूर्ण शिक्षण के कई सारे उद्देश्य देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 90 है यानी 90 है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, केवल नामों का उल्लेख कीजिए। तो अगर हम बात करें पुनर्बलन की, तो पुनर्बलन का शाब्दिक अर्थ है पुनः बल देना या पुनः प्रेरित करना। ठीक है, पुनर्बलन दो प्रकार से होता है। यहाँ पर केवल नाम पूछे हैं। तो पहला है धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। इन दोनों प्रकारों के पुनर्बलन को भी दो दो रूपों में बांटते हैं। एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक। शाब्दिक में आप लिखित और मौखिक बोल सकते हैं और अशाब्दिक में जो आप संकेत हैं, भाव हैं, उसके द्वारा प्रकट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पुनर्बलन के बारे में हमने बात की। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी, जिसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद स्वाति के नाम से, जहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।